अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर जिसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे। उसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ लिया था और आरबीसी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था एंड हाउ कार्बन डाइऑक्साइड is attached with the different parts of with the tail of the hemoglobin। तो आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर वो अटैच हो जाती है तो फिर वो किस तरह हमारे लंग्स से बाहर निकलती है। पहले तो इसका सिंपल स्केच देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल देन O2। अब अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप इसका पार्ट 8 देख के आएँ, क्योंकि वीडियो नंबर 8 देख के आएँ इस प्लेलिस्ट की, क्योंकि ये बिल्कुल उससे कनेक्टेड है। मैं उसकी बातें करूँगी तो कुछ लोगों को समझ ना आए तो फिर मसला हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। अब ये क्यों सॉल्युबल होती है हमने बात की थी, जो पिछली दफ़ा हमने हसनैन भाई की स्टोरी लिखाई थी। इसके अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर कंपैरिजन हो तो वो प्रेफर करेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करें। दैन एरोबिक टिश्यूज़ में हमारे पास डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाता है, ब्लड से वो लंग्स में जाता है, लंग्स से वो आउट ऑफ द बॉडी जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ऑक्सीजन। हमारी बॉडी के लिए ये इम्पोर्टेंट होती है। दैन जब अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से डायग्राम का थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं। जब वो हसनैन भाई अपनी बेगम को लेके टर्की जाते हैं, यहाँ पर फैमिली का प्रेशर कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, तो वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, और कार्बन डाइऑक्साइड को देख के वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं फटाफट। तो ये बात का रेफरेंस लेके हम चलते हैं आगे कि हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ड्रॉप करता है जब वो एरोबिक टिश्यूज़ के पास हमारी एयर पहुंचती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब ड्रॉप करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है आरबीसी और ऑक्सीजन को थोड़ा थोड़ा निकाल देता है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैवल करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीक़ों में एक हमारा बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू होता है, एक कार्ब अमीनो आयन हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, एक ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू होता है। तो बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं वो 70% ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करता है। तो हम उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ये फेडरल बोर्ड की बुक से लिए गए हैं। अगर आपकी पीटीबी या एसटीबी या फिर जो भी प्रिवेंस से आप बिलोंग करते हैं, आपकी प्रिवेंस की बुक में डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी हुई है, तो आप लोग वो फॉलो कीजिएगा। ये फेडरल बोर्ड की लिखी हुई है और फेडरल बोर्ड की कंपैरेटिव ऑथेंटिक होती है, लेकिन इट्स ओनली फॉर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स। और AQ वाले बच्चों को मतलब इस तरह की वैल्यूज़ कोई इतनी खास आती नहीं है। नम्स में भी फेडरल बोर्ड ही मोस्टली फॉलो किया जाता है, तो नम्स के लिए भी यही वैल्यूज़ सही है। देन वी हैव, अब ये डायग्राम से हम लोग बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रैवल है वो देखेंगे। ये हमारे एरोबिक टिश्यूज़ हैं, ये हमारे पास आरबीसी है, और बस इसमें और इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सेल के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और ये आरबीसी जब इस एरोबिक टिश्यू के पास आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखते साथ ही हीमोग्लोबिन उसके साथ अटैच करता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में, और वो बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये 23% जो हमने बात की थी कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी और हमारी बॉडी से निकल जाएगी या जहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जब वो वाटर के साथ कंबाइन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, तो वो कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है। और आई एम सो सॉरी, ऊपर वाले रिएक्शन के साथ ये नहीं है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, ये नीचे वाले के साथ है। मैंने शायद गलती से ऊपर वाले के साथ मेंशन कर दिया, माय बैड। तो आप प्लीज़ इससे कंफ्यूज ना हुएगा। इसके बाद हमारे पास हमारे पास जो कार्बोनिक एसिड है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू HCO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके HBH बनाता है, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जो HB4
O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन होता है ना, वो ऑक्सीजन को कहते हैं चलो निकलो निकलो निकलो, क्योंकि हमने ऊपर बात की थी कि जब Hp आ जाता है वो एसिडिटी इंक्रीज़ करता है और वो ऑक्सीजन रिलीज़ भी इंक्रीज़ करता है। वो ऑक्सीजन को कहता है निकलो निकलो, मैंने इसके साथ बाइंड करना है, वो इसके साथ बाइंड कर देता है, ऑक्सीजन निकाल के वो एरोबिक टिश्यूज़ को दे देता है। ठीक है, हमारे पास ये H तो लग गया कहीं पर काम से। तो HCO3 नेगेटिव आयन जो है वो हमारे पास मूव करता है, वो एक चैनल प्रोटीन के थ्रू इस RBC से बाहर जाता है बाहर, और ये एक नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, अब नेगेटिव आयन है, अब आप सोच रहे होंगे कि आयन इम्बैलेंस हो सकता है, आयन इम्बैलेंस हो जाएगा तो मसला हो सकता है उससे, लेकिन आयन इम्बैलेंस को रोकने के लिए क्या होता है कि बाहर NaCl होता है, वो टूटता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, वो Na और HCO3 जो है वो बनता है NaHCO3, और ये Cl जो है ये अंदर मूव करता है और वो अंदर पड़े पोटाशियम के साथ कंबाइन करके KCl बना देता है। तो अंदर के भी हमारे आयंस बराबर हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, बाहर के आयंस भी न्यूट्रलाइज हो गए, तो इससे आयन इम्बैलेंस हमारा मैनेज हो जाता है। इस इफेक्ट को हम क्लोराइड इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट, हैम्बर्गर्स फिनोमेना, हैम्बर्गर्स इफेक्ट कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ आपका। ठीक है, अब इसका ना उल्टा होता है एल्विलर लेवल पे, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हमने बाहर निकालनी होती है तो हमारे पास ये RBC है, RBC के अंदर HCO3 जो है ये ऑक्सीजन अंदर आता है। जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो Hp जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, और ये वाला टूट के H पॉजिटिव जो है वो वापस अपने HCO3 के साथ कंबाइन करता है। इससे हमारे पास फिर से कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड जब ब्रेक करता है यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। वाटर तो अंदर रह जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्विलर एपिथेलियल सेल्स में जाता है और यहाँ से वो फिर लंग्स से बाहर चला जाता है। यहाँ पर एक और हमने बात देखनी है कि ये जो HbCO2 है, जो हमने ऊपर बात की थी कि HbCO2 के फॉर्म में हमारे पास 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करता है, तो ये HbCO2 भी टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है एल्विलर एपिथेलियल सेल्स को, और यहाँ से वो लंग्स से बाहर, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये थी हमारी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ करने लगे हैं कि वो MCQ ये होता है कि अगर आपका ऑक्सीजन व्हेन इट एंटर्स द बॉडी थ्रू हाउ मेनी सेल्स इट हैज़ टू पास, तो इसको ना 3 सेल्स से पास करना होता है। हम वो काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन आया एल्विला में, एल्विला के सेल्स को क्रॉस किया है, देन इट एंटर्स द ब्लड कैपिलरी के सेल्स को क्रॉस किया, देन इट नीड्स टू क्रॉस द सेल्स ऑफ RBC। तो ये इसको 1, ये ब्लड कैपिलरी 2 और RBC की 3 सेल्स। अब इनकी मेम्ब्रेन्स अगर हम काउंट करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हमारे पास 5 होंगी। ठीक है, जो इनकी कवरिंग्स होंगी। अब वो किस तरह होंगी, एक एंट्री वाली लेयर काउंट करेंगे 1, एक एग्जिट वाली 2, फिर एक एंट्री वाली 3, फिर एक एग्जिट वाली 4, फिर एक RBC की एक ही एंट्री वाली 5। तो 5 प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। अब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किस तरह की होती है, इस तरह फॉस्फोलिपिड की लेयर्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, बीच में हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अगर वो MCQ में आपसे पूछे कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स कितनी होंगी, तो जितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगी उस एक प्लाज्मा में 2 होती हैं, तो 5 में कितनी होंगी, 10 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स होंगी। तो ये आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये आपने याद रखने हैं। और हम इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक पे चलते हैं जिसमें लंग कैपेसिटीज़ पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अब आपकी डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये मैंने FTB से लिखी हुई है, फेडरल बुक से, और AQ के लिए भी मोस्टली बच्चे फेडरल ही यूज़ करते हैं, और नम्स के लिए भी, और जिनका MCAT फेडरल का होता है तो उनके लिए भी ये सही होती है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम जो होता है कि अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड इन ईच ब्रेथ एट रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन पे आप, अभी मैं जैसे बैठी हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ अपने iPad पे बैठ के, तो ये जो होता है मैं इसमें सांस भी ले रही हूँ साथ साथ, इसमें मैं 500 ml सांस ले रही हूँ, 500 ml सांस बाहर निकाल रही हूँ। ठीक है,
लंग्स की पूरी कैपेसिटी जो है ना, लंग्स हमारे 6 लीटर है, 6 लीटर। अब आप किस तरह इमेजिन करें, आपके पास वो होती है ना, नेस्ले की बॉटल होती है, नेस्ले की बॉटल होती है, वो होती है 2.5 दो नेस्ले की बॉटल्स ने ना, वाटर बॉटल्स, वो बड़ी वाली, तो आपके पास 5 लीटर बनता है। उसके साथ एक 1 लीटर वाली बोतल लगा दें, मतलब ठीक ठाक लंग्स ही आपकी जगह लेते हैं और उनका वज़न भी अच्छा खासा होता है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो कौन सा होता है? द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अब मैंने ना, मुझे पता नहीं मेरा दिमाग ख़राब हुआ है, मेरा बस दिल कर रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ना हवा निकाल दूँ लंग से। तो मैं ना अपने लंग से हवा पुश करूँगी, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं निकाल सकती, सॉरी। तो मैंने सबसे ज़्यादा जो निकाली होगी ना, वो इस रेंज में निकाली होगी। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन को हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि इस रेंज में फॉल करता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो होता है 3100। इसमें हमारे पास आ जाता है अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली इनहेल्ड। अब मैंने अपनी ना लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा डालनी है हवा, जितनी मैं मैक्सिमम डाल सकती हूँ, सॉरी, बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं डाल सकती। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हमारे पास सबसे ज़्यादा फोर्सफुल अपनी इंस्पिरेशन में हम कितनी एयर अंदर ले सकते हैं, वो ये होती है। एंड देन वी हैव एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, जितनी भी आप फोर्सफुल कर लेना रेस्पिरेशन एक्सपिरेशन, तो उसके बाद भी आपकी एयर में लंग्स रहती है, मतलब आपके लंग्स में एयर ख़त्म कभी नहीं होती। परिंदों की होती है, सारी अंदर जाती है, सारी बाहर आती है, उनके लंग्स खाली हो जाते हैं एक मोमेंट के लिए। हमारा ऐसा नहीं होता। तो वो बर्ड्स की रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे, वो उसका एक अलग से मैंने लेक्चर देना है। लेकिन इसके अंदर हम लोगों के पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 1200 है, ठीक है। और ये एक ग्राफ्स के थ्रू समझाया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आगे वीडियोस में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, और जो कुछ ऊपर मैंने टॉपिक्स AQ के मिस किए हैं ताकि बाकी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाए। उसमें हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पिरेशन है, और हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन है। तो वो जो है वो आगे इंशाल्लाह मैं जल्दी इसकी वीडियोस बनाऊंगी, तो मैं वो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यू कैन फाइंड देम ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट टाइप अलीज़ा का वाइट बोर्ड, और आपको सामने मेरा मिल जाएगा। एंड टू मेक श्योर यू लाइक देम एंड शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, जिसको भी ज़रूरत हो, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ। दिस इज़ मी अलीज़ा साइनिंग ऑफ। आई होप यू एन्जॉयड। अल्लाह हाफ़िज़।